Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Devi, Lokesh, राधे राधे, निधि, श्रीदयाल, सत्यम, सुहानी, सबको गुड आफ्टरनून। सत्यम के शहर में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिजली भी नहीं है। ओके, पढ़ोगे कैसे? गुड आफ्टरनून, यू आर बेस्ट टीचर फॉर मी। राजेश, आर के मार्को, गुड आफ्टरनून। विकास, सबको गुड आफ्टरनून। ओके, संतोष, अभिषेक, रिंकू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आनंद, विक्रांत, ठीक है। टेंस अभी आज मैं सब्जेक्ट वर्ब का एक शीट करूंगी। ओके, पहले तो मैं थोड़ा आपका वॉइस शुरू करूं। टेंस वी हैव कंप्लीटेड। कैसे हो? आई एम फाइन, आई एम फाइन बट आई एम ऑल्सो टायर्ड, थक भी गई हूँ। अनुरंजन, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताओ जिन जिन बच्चों ने मेंस दिया है इस बैच से, कैसा था मेंस? हाउ वाज योर ट्रिप? माई ट्रिप वॉज गुड बट इट वॉज वेरी हेक्टिक। ट्रिप क्या है? पढ़ाने गई थी। मैं सुहानी, मैं ठीक हूँ। नाउन प्रोनाउन में बिजी हूँ मैं। जील एंड जेस्ट अच्छा, मैं बताती हूँ। जील एंड जेस्ट। गुड आफ्टरनून सुनील। अच्छा, आनंद से सबने सबने 199 और 200 ही अटेम्प्ट किया है भाई। हाँ, बाईजूस, बाईजूस वॉज गुड। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टीचिंग इन बाईजूस। आई फेल्ट लाइक आई एम इन बॉलीवुड। कैमरा वगैरह, हाईटेक कैमराज एंड ऑल, इट वॉज गुड। अभी तो फिर जाना है सैटरडे, संडे, मंडे। एक्टिव वॉइस बहुत पूछा था। एक्टिव वॉइस बहुत पूछा था क्या? कितना पूछा था एक्टिव वॉइस? जितना 20-22, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, यस यस सत्या, आई एम वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड। कल मैं 1-2 बजे रात में पहुंची एंड बट सो के फिर सुबह सुबह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत बहुत पूछा था। मतलब क्या? वो तो हमेशा ऐसा आता है, हमेशा ऐसे ही आता है। 27 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा और 20 नंबर का एक्टिव पैसिव। ठीक है, ये तो ज़्यादा पूछा मतलब क्या? उससे भी ज़्यादा पूछ दिया। यस चेतन, 2019 एक्सपेक्टेड है। कर लेंगे वो कैप कवर। यस, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। चलो वॉइस वॉइस अभी मैं इसको कर रहे हो ना? हाँ। क्या हो गया? अच्छा, 6 से 7 आनंद बोल रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट टेंस। अच्छा, इसका मतलब है टेंस से एरर पूछा है। वॉइस और नरेशन में ही पेपर पूरा हुआ था। वॉइस और नरेशन फिर भी कितना पूछा होगा? जितना पूछते हैं उतना ही पूछा होगा। हाँ बिल्कुल। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छे से पढ़ के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। पहले वॉइस, तब तक आपका सब्जेक्ट वर्ब रेडी हो जा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का शीट। ओह, सब्जेक्ट वर्ब का शीट अभी अभी मैं अपलोड भी कर दूंगी और साथ में कर भी लेंगे। अभी अभी मैं स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ आपके, और मैं अपलोड भी कर दूंगी उसको। वॉइस, पहले तो अब पता नहीं, मेंस के बच्चे बोल रहे हैं बहुत आया था। जनरली 20 से 22 नंबर का आता है हमारे मेंस में। ठीक है, मेंस में 20 से 22 नंबर का आता है और नरेशन ज़्यादा नंबर का आता है, 27 नंबर के करीब आता है मेंस में। प्री में तो एक एक क्वेश्चन आता है, एक वॉइस का आता है, एक नरेशन का आता है, 4 मार्क्स। या मैम, एग्जाम में सिलेक्शन इजी क्वेश्चन को सही करने पे होता है ना भाई। एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आना है। सिलेक्शन और वो क्या है, इजी और टफ क्वेश्चन क्या होता है, करना सब है। ओके, जो आपको आता है। मेंस में, प्री में तो कम नंबर का आता है, बट ठीक है 2 क्वेश्चन आता है। मेंस में ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं आया होगा। ओके, चलो वॉइस और नरेशन मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या नाम? वॉइस और नरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? यस, वॉइस और नरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है
कि ये जो वॉइस है इसमें नो चेंज ऑफ टेंस। हम वॉइस में क्या पढ़ते हैं, पहले तो मैं आज आपका वॉइस करूंगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, बट पहले से डिफरेंस देख लो। वॉइस में हम क्या पढ़ते हैं, वॉइस में पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले तो आपको तरीका बताऊंगी कैसे पता करोगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और डायरेक्ट इन नरेशन में क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि वॉइस में सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव में भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस है तो पैसिव में भी पास्ट टेंस रहेगा। तो एक्टिव पैसिव में वॉइस में सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, बट नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंजेस। बट इसके पीछे भी कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगी। मैक्सिमम केसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस का टेंस बदल जाता है, बट याद रखना है सेंटेंस का टेंस तभी बदलेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ओके। वो सब मैं आपको करवा दूंगी। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें तो टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है। कभी कभी बच्चे एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का टेंस बदल देंगे, इसमें नहीं बदलेगा, उसमें बदलता है, बट कुछ केसेस में नहीं भी बदलता है, वो हम कर लेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका 20 से 22 नंबर का वॉइस आएगा ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें से मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन कैसा वाला आएगा, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाना। उसी तरह अल्योर करना इज अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। और नरेशन में भी आपका जो 27 क्वेश्चन है उसमें से 8-9 क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला रहेगा, ओके। प्रश्नवाचक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, और इसका भी प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाना है, ओके। तो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस वाले में, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस आ गया एक्टिव पैसिव में या नरेशन में, तो ऑप्शन छांटने का सबसे अच्छा हथियार होता है इन्वर्जन। एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, होपफुली सबको याद होगा। इन्वर्जन किसे बोलते हैं, इन्वर्जन जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्वर्जन होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्जन नहीं होता है, ओके। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव और नरेशन, बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलेगा, नरेशन में टेंस बदल जाएगा। एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है, बट नरेशन में इन्वर्जन नहीं होता है। क्या बोलना चाह रही है, इसको देखो, ऐसे समझो, जैसे मैंने लिखा हु रोट द बुक, ये एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। हु रोट द बुक एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और इसको ऑप्शन देंगे बाय हुम, एक ऑप्शन में देंगे, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाय हुम द बुक वॉज रिटन, एक ऑप्शन ऐसा देंगे, और एक ऑप्शन देंगे बाय हुम। ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बना रही। अभी नहीं परेशान होना कि मैम ने सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों स्टार्ट कर दिया, बस अभी मुझे नहीं दोनों साथ में नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पहले दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं जहां पे आप लोग गलती करते हो। आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का टेंस बदल देते हो, नहीं बदलना है, बट इसमें बदलना है। इसमें इन्वर्जन रखना है, इसमें इन्वर्जन नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है बता रही हूं, इसमें इन्वर्जन नहीं होता। ये देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बाय हुम। अभी मैं कहाँ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, अभी तो मैं बस फ्रेमवर्क बता रही हूँ। बाय हुम वॉज द बुक रिटन, किसके द्वारा बुक लिखी गई है। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, देखो, एक में इन्वर्जन हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। यहां देखो, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, मतलब इसमें इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा। अब देखना है कि दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो पंचुएशन मार्क नहीं हटता है। पंचुएशन मार्क मतलब अगर हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा,
और जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ इन्वर्जन होगा ही। तो किस में इन्वर्जन हो रहा है? सेकेंड वाला में। तो सेकेंड वाला सही है, ये गलत। पहला वाला सेंटेंस गलत क्यों था? ये तो एक्टिव था, और इसका पैसिव में पहला वाला गलत इसलिए था क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज रॉन्ग। और याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हटता नहीं है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी रहेगा, और जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ इन्वर्जन होगा। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है। जैसे लिखा मैंने, ही सेड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कैसे पता चला डायरेक्ट स्पीच में? कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट स्पीच में। अब मैं इसका बनाती हूँ। अभी ये मत समझना कि मैम ने सेड को आस्ट में क्यों बदला, अभी इस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अभी बस ध्यान देना है इन्वर्जन वाले पार्ट पे। ये देखो, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ही सेड व्हाट आई वॉज डूइंग, एक ऑप्शन में ये देंगे और एक ऑप्शन में देंगे ही आस्क्ड व्हाट वॉज आई डूइंग। किसमें इन्वर्जन हो रहा है? इसमें इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं आ रहा है। कौन सा सही है? सही है पहला वाला। इसमें कौन सा सही था? जिसमें इन्वर्जन हो रहा था। और इसमें कौन सा सही है? जिसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या में बदल गया? फुल स्टॉप में। और जहाँ फुल स्टॉप आ गया इसका मतलब वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है और उसमें इन्वर्जन नहीं होगा। तो कौन सा सही है? इसमें नहीं हो रहा। तो याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्जन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया। बट एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन्वर्जन होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क एक्टिव में है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ इन्वर्जन रहेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। ठीक है, ये बस मुझे आपको बताना था कि क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ बच्चे ऑप्शंस छांटते समय ध्यान ही नहीं देते। क्या करेंगे? हड़बड़ी में वो पार्ट अटेम्प्ट कर देंगे जिसमें इन्वर्जन हो रहा। भाई देखो, इन्वर्जन उसी में होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, बट ये सब फुल स्टॉप है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये गलत है, ये सही है। बट एक्टिव पैसिव में पंचुएशन नहीं हटता है, क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन भी होगा। ओके, अब चलो एक्टिव पैसिव मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो बस मुझे बेसिक डिफरेंस बताना। वही बोल रहे हैं कि मेंस में पास्ट टेंस से आनंद बोल रहे थे कि मैम मेंस में पास्ट टेंस से बहुत सारे एरर्स आए हैं। तो आनंद ये भी बताइए कि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया? समझ में आ रहा था पास्ट टेंस वाला एरर? एक बात तो चलो तय है कि अगर समझ में आ गया कि पास्ट टेंस का एरर है, एरर कहाँ से आ रहा है, तो 90% चांसेस है कि आपका आंसर सही ही होगा। बट आनंद रिस्पॉन्ड करेंगे। चलो, फर्स्ट वी विल स्टडी वॉइस एंड देन वॉइस कंप्लीट करने के बाद विल स्टडी नरेशन। वॉइस में भी हमें पढ़ना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। पहले मुझे बताओ जो नोट करने के लिए एक आनंद बोल रहे हैं यस किया है मैम। ओके, नोट करने के लिए 1 मिनट दे दिया करें। चलो सॉरी, अब दे दूंगी 1 मिनट।
एक्टिव से पैसिव, पहले कंसेप्चुअली जाओ, सीधा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखना है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें रहता है चेंज द वॉइस, इसका वॉइस बदलो। इसका मतलब है कि हो सकता है कि क्वेश्चन एक्टिव में हो, आपको क्या में बदलना है, पैसिव में, और कभी कभी क्वेश्चन पैसिव में होता है, उसको एक्टिव में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, ये बात तो सही है कि अगर किसी सेंटेंस में कर्ता एक्टिव हो, कई बार बच्चे ऐसे रट के चले जाते हैं कि मैम अगर वर्ब के पहले, कैसे पता करोगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा पैसिव है? पहले तो क्वेश्चन में पता करना होगा ना। अगर पैसिव होगा तो उसका एक्टिव बनाओगे, अगर एक्टिव होगा तो उसका पैसिव बनाओगे। कई बार बच्चे को ट्रिक्स बता दिया जाता है कि अगर वर्ब के पहले किसी डूअर का जिक्र हो, किसी भी वर्ड को डूअर होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के पहले डूअर का जिक्र हो तो वो सेंटेंस एक्टिव है। वर्ब के बाद अगर थिंग हो, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बैच खत्म होने में 3-4 साल लगेगा। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना तब तो मैं बोलूँगी 5 साल बाद बैच खत्म होगा। वर्ब के पहले कई बार बता दिया जाता है कि वर्ब के पहले किसी व्यक्ति का जिक्र हो तो वो एक्टिव वॉइस में, और वर्ब के बाद कोई थिंग का जिक्र हो तो पैसिव वॉइस में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार वर्ब के पहले डूअर किसी पर्सन का जिक्र हो सकता है सेंटेंस पैसिव भी हो। जैसे मैंने लिखा ही वॉज हेल्प्ड, ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपके काम नहीं आने वाले। ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, देखो यहाँ वर्ब के पहले भी पर्सन है और वर्ब के बाद भी पर्सन है। तो ऐसा ट्रिक नहीं लगाना है कि वर्ब के पहले अगर पर्सन आ गया, वर्ब के पहले किसी पर्सन का जिक्र है, इसका मतलब है एक्टिव है। पर्सन होने के बावजूद भी ये सेंटेंस पैसिव है। तो ये सब ट्रिक नहीं लगाना है। मैं छोटे छोटे आपको बता रही हूँ कि कैसे पता करोगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। यस, ठीक है सुहानी, ये आप सही बोल रहे हो कि किसी सेंटेंस में कर्ता एक्टिव है। ओके, वेन एवर इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टिव, किसी सेंटेंस में कर्ता एक्टिव है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस में कर्ता इनएक्टिव है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बट ये ट्रिक बिल्कुल नहीं लगाओ। यहाँ पे देखो ना, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज एक होता है ही हेल्प्ड और एक होता है ही वॉज हेल्प्ड। ही हेल्प्ड और ही वॉज हेल्प्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? ही हेल्प मतलब ही ने हेल्प किया, ही ने हेल्प किया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ही एक्टिव है, तो ही हमारा एक्टिव वॉइस में है। और ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड का मतलब यस, अगर कर्ता खुद वर्क कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और जब सब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है तो पैसिव वॉइस। चलो ये सब तो हमारा बना दिया है। ही वॉज हेल्प, इसकी और ये भी बच्चे दिमाग में लगाते हैं कि मैम जब भी सेंटेंस में बाय आ गया ना तो सेंटेंस पैसिव हो गया। ठीक है, बाय आके सेंटेंस पैसिव होता है, बट कई बार सेंटेंस में बाय नहीं भी होता है बट फिर भी सेंटेंस पैसिव है। ही हेल्प मतलब यहाँ तो ही ने किसी की हेल्प की, ही सक्रिय है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। बट ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प मतलब ही को हेल्प किया गया, ही ने कोई काम, ही ने खुद कोई काम नहीं किया, किसी और ने ही को आके हेल्प किया, इसका मतलब है कि ही एक्टिव नहीं है, सेंटेंस पैसिव वॉइस। ओके, ये देखो, ही गेव अ बुक, ही गेव अ बुक, ही ने बुक दिया, बुक देने का काम किसने किया? ही ने, तो ही एक्टिव है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और फिर मैंने लिखा ही वॉज गिवन अ बुक, ही को एक बुक दी गई, ठीक है, ही वॉज गिवन अ बुक, ही ने कुछ नहीं किया, किसी और ने ही को आके बुक दिया, इसका मतलब है ही कोई काम नहीं कर रहा है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। एक तो ये हो गया, और दूसरे अपने ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड, ही को हेल्प किया गया, ही ने किसी और की हेल्प नहीं की है, ही को किसी और ने हेल्प किया है, ही ने कोई काम नहीं किया, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। एक तो ये हो गया। अभी वी चेक द हेल्पिंग वर्ब एंड टेंस ऑफ द वर्ब। हाउ डू यू डिसाइड बाय चेकिंग द हेल्पिंग वर्ब एंड टेंस? हेल्पिंग वर्ब और टेंस से कैसे डिसाइड कर लोगे?
क्योंकि एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस का भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी एक्टिव पैसिव दोनों है, प्रेजेंट में भी है। ओके अब आओ, अब कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि मैम जब भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, कहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है? इन्वर्जन कहाँ, एक तो कहाँ है जरा देखो, मैं इन्वर्जन के पीछे पड़े हुए हैं मैम। यहाँ इन्वर्जन कहाँ हो रहा है? इन्वर्जन तो तब आएगा ना जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। भाई विकास ये याद रखना है, एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है कब? जब सेंटेंस प्रश्नवाचक हो। यहाँ में प्रश्नवाचक थोड़ी सेंटेंस दिख रही है, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि मैम जहाँ भी सेंटेंस में V3 आ गया, whenever you have V3 in a sentence, that means it is passive voice। ठीक है, हम पैसिव वॉइस में V3 लगाते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी V3 देख लिया वो पैसिव ही है। कभी कभी हम V3 एक्टिव वॉइस में भी लगाते हैं, तो V3 का यूज़ एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी यूज़ होता है। तो सिंपली V3 देख के डिसाइड नहीं करोगे सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। मैं बता रही हूँ कि कब V3 आएगा तो वहाँ 100% मान के चलोगे कि वो पैसिव है। V3 पैसिव में V3 लगता है, पैसिव बनाते समय V3 बनाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव में नहीं लगता, एक्टिव में भी लगता है। ये देखो, ये देख, he has done the work। डन भी तो V3 है, डन इज ऑल्सो V3। क्या इज एम आर के बाद V3 लगता है तब पैसिव होता है। ये सब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। अच्छा मुझे बताना प्रीति, द ग्लासेस या मैं बताऊं, ही इज टायर्ड। आपने बोला प्रीति कि जब भी सेंटेंस में इज एम आर लग गया, ओके, इज एम आर के साथ V3 लगा तो वो सेंटेंस पैसिव है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो ये टायर्ड क्या है? V3 फॉर्म है, और आप बोलोगे इज है, यहाँ पे इस के साथ V3 आ गया तो क्या ये सेंटेंस पैसिव हो गया? ये सब नोट करना है, ये सब नोट करना है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है। देखो किसका था भाई, प्रीति ने बोला था कि मैम जब भी सेंटेंस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो ये पैसिव हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, होता है, बट यहाँ पे देखो ही इज टायर्ड, टायर्ड भी तो V3 है और इसके साथ V3 आ गया, बट ये सेंटेंस पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। टायर्ड कौन है? ही खुद टायर्ड है, ठीक है, ही खुद टायर्ड है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। अब मुझे बताओ कि ये टायर्ड क्या है? व्हाट इज टायर्ड ओवर हियर? पहला चैप्टर इसीलिए आपको मैंने वर्ब पढ़ाया था, वर्ब से ही सारा चीज रिलेटेड है। टायर्ड क्या है? टायर्ड। अभी तक मुझे सही आंसर नहीं, वेरी गुड, अर्पित ने सही आंसर दिया है। अच्छा, आर के मार्को को सेंटेंस ही रॉन्ग लग रहा है, ही इज टायर्ड। ये कहाँ से लग गया कि सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है? ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। चेतन अलीबा, यस, ये टायर्ड ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव। तो ये मत समझ लेना कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो वो एक्टिव पैसिव हो गया। ये इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म भी एक्टिव वॉइस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस एक्टिव वॉइस कब होगा? जब ये थर्ड फॉर्म किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, पास्ट पार्टिसिपल, यस, पास्ट पार्टिसिपल। तो जहाँ जहाँ ट्रिक लगाओगे ना वो सब दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ श्योर शॉट ट्रिक लगा के पैसिव बना सकते हैं। ही हैज़ डन द वर्क, सेंटेंस पढ़ो, इसीलिए ट्रिक पे नहीं जाना है। डन तो V3 है और V3 लगने के बावजूद भी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हेनेवर यू हैव V3 इन अ सेंटेंस दैट सेंटेंस शुड बी पैसिव। V3 कैन गो इन एक्टिव ऑल्सो। ही हैज़ डन द वर्क, वो अपना काम कर चुका है। काम किसने किया? ही ने किया। ही एक्टिव है, इसका मतलब है सेंटेंस
एक्टिव वॉइस में। तो सिंपली V3 से सेंटेंस पैसिव नहीं होता है। बट याद रखना, अगर हैज के साथ, ठीक है, हैज हैव हैड के साथ अगर V3 आ गया तब वो सेंटेंस एक्टिव है। हैज हैव हैड के साथ V3 आ गया तो एक्टिव है। लेकिन पैसिव कब होता है? जब इसी हैज हैव हैड के साथ बीन लग के, BEEN बीन लग के तब V3 आ रहा है, तो दैट सेंटेंस गोज पैसिव। ओके, हैज हैव हैड के तुरंत बाद V3 आ रहा है तो एक्टिव है। बट हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, ठीक है, बीन लग के तब V3 आ रहा है, तब सेंटेंस पैसिव हो गया। ओके, और दूसरा ये भी चीज ध्यान रखना है, ये भी नहीं सोचना है उसीलिए मैंने सिर्फ बीन नहीं लिखा, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये देखो, ये सेंटेंस भी मैं बोलूं, कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मैम जब भी सेंटेंस में बीन लग गया ना, जब भी सेंटेंस में बीन लग गया तो वो पैसिव हो जाता है। ऐसा नहीं है। बीन पैसिव का काम तब करता है जब इस बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। अगर मैंने बोला ही हैज बीन इल फॉर 2 days, इस सेंटेंस में भी तो बीन लग गया, इस सेंटेंस में भी बीन लग गया, बट अकेला बीन से सेंटेंस पैसिव नहीं होता है। बीन पैसिव तभी बनाएगा जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। ये जो हैज है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आया, बीन नहीं देखोगे। और ये इल क्या है? इल वर्ब है ही नहीं, इल इज एन एडजेक्टिव। और जब हैज के बाद थर्ड फॉर्म आगा, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव है। हैज हैव हैड के बाद बीन लग के तब थर्ड फॉर्म आएगा, तब सेंटेंस पैसिव है। चलो बताओ भाई, ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि मुझे पता है एक्टिव पैसिव बनाते समय ना बच्चे बीन देख लेके कहीं से सीख के आ जाते हैं कि मैम जहाँ भी बीइंग और बीन लगा है, जहाँ भी बीइंग और बीन लगा है, मान लो सेंटेंस पैसिव है। ऐसा नहीं है। ये बीइंग और बीन पैसिव कब होता है? जब उसके बाद V3 आ गया, ठीक है, कोई भी V3 आ गया इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, तब पैसिव हो। तो अभी हमने पहला स्टेप में क्या सीखा? ये बीन के बाद एडजेक्टिव है ना, देखो बीन के बाद एडजेक्टिव आ गया और हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये भी एक्टिव ही है। लेकिन हैज हैव हैड के बाद बीन लग के बीच में फिर थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस पैसिव है। ओके, बड़े आगे अब, क्योंकि देखते हो ना एक्टिव पैसिव पढ़ाते समय बच्चे शुरू हो जाएंगे, मैम V3 लगा है तो पैसिव है। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ भी V3 लगा था, सेंटेंस एक्टिव है। यहाँ भी V3 लगा, सेंटेंस एक्टिव है। V3 पैसिव का काम हैज हैव हैड के साथ V3 लगा, एक्टिव है। हैज हैव हैड के साथ फिर बीन लग के V3 लगा तो पैसिव है। लेकिन ये भी याद रखना है, इसी हैज हैव हैड के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो ये तो V3 नहीं है ना, यहाँ तो बीन के बाद एक एडजेक्टिव आ गया। ही हैज बीन एब्सेंटेड, ये कौन सी इंग्लिश है भाई? रुको रुको, अभी मैं, इनका एक क्वेश्चन है। ही हैज बीन एब्सेंटेड, कौन सी इंग्लिश है ये? ही हैज बीन एब्सेंटेड, ये सही है? और कहाँ से बोल रहे हैं? ही हैज बीन एब्सेंटेड और बहुत बहुत स्मार्टली ब्रैकेट में एक्टिव भी लिख दिया, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है। ही हैज बीन एब्सेंटेड, ठीक है, आप इसको पैसिव बनाने की कोशिश करोगे ना, हैज प्लस बीन प्लस V3, और अभी मैंने बोला हैज हैव हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ गया तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। ये पैसिव होगा ही नहीं। ही हैज बीन एब्सेंटेड, वो दूसरे के द्वारा एब्सेंटेड नहीं है, वो खुद एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट होने का काम वो खुद कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, इसको एक्टिव में रहना होगा। ही हैज एब्सेंटेड, बीन नहीं लगेगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका पैसिव बनेगा ही नहीं, दूसरे के द्वारा वो एब्सेंट नहीं हो रहा है ना, वो खुद एब्सेंट है। हाँ, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यस RK मार्को, ऐसा भी कर सकते हो, ही हैज बीन एब्सेंट, ये भी सही है। लेकिन ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में। क्यों एक्टिव वॉइस में? हैज के बाद बीन आ गया, और हैज के बाद जब थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। और ये एब्सेंट क्या है? व्हाट इज एब्सेंट? यहाँ तो एब्सेंटेड वर्ब था, व्हाट इज एब्सेंट ओवर हियर? व्हाट इज एब्सेंट?
एब्सेंट, प्रेजेंट, ये सब क्या है? क्या है एब्सेंट? जल्दी से बताओ। ही हैज बीन एब्सेंट। बीन यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, स्टेट बता रहा है। टू बी वर्ब्स होता है ना स्टेट बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया की नहीं जा रही है। ठीक है, ही हैज बीन स्टडिंग, यस, ये एडजेक्टिव है, ओके। ठीक है, जैसे इल एडजेक्टिव था ना, ये भी एडजेक्टिव है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है। ये पैसिव तब होता जब हैज हैव बीन के बाद मैं थर्ड फॉर्म लगाती, बट यहाँ थर्ड फॉर्म लगा के भी पैसिव नहीं बना सकते हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है, दूसरे के द्वारा एब्सेंट नहीं हो रहा है, खुद एब्सेंट हो रहा है, इसको एक्टिव में ही रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने बस एक चीज सीखा पहला स्टेप में, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आया तो एक्टिव है, हैज हैव हैड के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आया तो वो पैसिव है, बट हैज हैव हैड के बाद अगर एडजेक्टिव आ गया तो वो भी सेंटेंस एक्टिव है। इसको साइड में कहीं लिख देती हूँ मैं। एज हैव हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो एक्टिव। पहले तो हैज हैव हैड वाला कंडीशन बताती हूँ। हैड के बाद बीन, बी डबल ई एन, बीन लग के V3 आ रहा है तो वो पैसिव है, और हैज हैव हैड के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो फिर भी सेंटेंस एक्टिव है। हैज हैव हैड के बाद बीन लगा तब थर्ड फॉर्म आया तभी पैसिव आएगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन में एक्टिव। ये हैज बीन एब्सेंट सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट का पूरक है। एक्टिव से पैसिव तभी बनता है ना जब एक्शन पास ओवर होता है। एक्शन पास ओवर मतलब काम कोई और कर रहा है, उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, बट यहाँ तो ही ने खुद ही एब्सेंट किया, ही खुद ही बीमार है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे, बीन वाला पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, बीन पैसिव तब होगा जब इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। आपको सेंटेंस पहले पहचान लेना है, एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है तो पैसिव में बदलोगे, पैसिव है तो एक्टिव में बदलोगे। अभी इसके अलग अलग रूल्स है, वो सब हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें पहचानना है कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव। अब ये बताओ, बी, बी अकेला बी है ना? नहीं, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:40। ठीक है, आप कितने बजे लगाओगे एकदम? टुडे आई हैव लेट, नहीं आई एम लेट। हाँ, बी के साथ जैसे मैंने बीन के बताया था ना, बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा तो पैसिव होगा, उसी तरह बी के साथ भी, जब बी के साथ जब थर्ड फॉर्म आ गया तब सेंटेंस पैसिव हो गया। ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो कर लिया, लेकिन इसी बी के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो सेंटेंस एक्टिव रहेगा। लिखा मैंने ही मस्ट बी ऑनेस्ट, और लिखा मैंने ही मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल। चलो बताओ ये सेंटेंस कौन से, वैसे तो सेंटेंस देख के ही पहचान लेना। ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ये तो एक्टिव में, ऑनेस्ट कौन है? ही है, और यहाँ देखो बी है, बी के बाद क्या आया? ऑनेस्ट, एडजेक्टिव है, और बी के बाद एडजेक्टिव आ गया तब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, बट यहाँ पे देखो बी, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव चला गया। और इतना ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सेंटेंस समझ जाओ। ही मस्ट बी टेकन, ही मस्ट बी टेकन, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए। यहाँ ही कोई काम नहीं करेगा, कोई और आके उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, तो ही यहाँ पे इनएक्टिव है, करता इनएक्टिव है, तो सेंटेंस हमारा ऐसे ही पैसिव हो गया।
लेकिन आपने वर्ब में पढ़ा था, ठीक है, याद रखो ये बी के साथ कौन सा फॉर्म आता है, बी ई बी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ये मैंने मॉडल वर्ब में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। बी के साथ कौन सा फॉर्म आता है, ये मैंने उस समय आपको पढ़ाया भी था। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, ठीक है, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, और बी के साथ कभी कभी आईएनजी भी आता है, फोर्थ फॉर्म। लेकिन याद रखना कि जब आईएनजी में है तो वो एक्टिव है, और बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव है। ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहा होगा, काम ही के द्वारा हो रहा होगा, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। देखो बी के साथ अगर आईएनजी आ गया तो सेंटेंस एक्टिव में है, इसी बी के साथ V3 आ गया तो सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में। अभी इज एम आर वाला नहीं किया मैंने, पहले तो मुझे बी वाला बताना है, बी और बीइंग वाला। अब आ जाओ थर्ड नेक्स्ट वाला, बीइंग। बीइंग के साथ भी थर्ड फॉर्म आ गया तो ये भी सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव में। जैसे देखो द वर्क इज बीइंग डन बाय हिम, वर्क उसके द्वारा की जा रही है, तो यहां भी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, सेंटेंस पैसिव चला गया। Yes, Divi, you have missed 15 minutes, but that was a precious 15 minutes. ठीक है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, ठीक है, और बी के साथ भी थर्ड फॉर्म पैसिव। अगर बी के साथ एडजेक्टिव आ गया तो वो पैसिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम इज एम आर, और उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ये सब कब पैसिव होगा कब एक्टिव होगा ये तो आप सेंटेंस पर पता करके भी कर सकते हो, वो वेरी इजी है। ही मस्ट बी टेकन, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वो काम नहीं करेगा कोई और उसे ले जाया जाएगा। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये अभी मैं आपको बस ट्रिक बता रही हूँ कैसे पता करोगे कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, मैं बताऊंगी यार प्रीति, ये आगे आगे चलेंगे ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी तो आने दो मुझे लेसन पे, सीधा लेसन पे आने दो। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी हो सकता है, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। चलो अब बताओ इज एम आर, ये तो मैंने वर्ब में भी बताया था। इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आईएनजी आ गया, या इज एम आर के साथ अगर V3 आ गया, इज एम आर के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया, अब बताओगे कौन सा फॉर्म। बाय बाय नहीं लगा रही हूँ, बाय लगा दूंगी तो आप फटाफट समझ जाओगे पैसिव है। ही इज गिवन अ बुक,
पहला वाला सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? ही इज गिविंग अ बुक, वो एक बुक दे रहा है, वो एक बुक दे रहा है मतलब ही काम कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और इज एम आर के साथ अगर आई एन जी V4 आ गया, इज एम आर के साथ V4 आ गया ना, तो सेंटेंस ऐसे ही क्या चला गया, एक्टिव। अगर V3 आ गया तो पैसिव, और एडजेक्टिव भी आ गया तो एक्टिव। ही इज गिविंग अ बुक, वो बुक दे रहा है, ही काम कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ ING लगता है। और ही इज गिवन अ बुक, उसे एक बुक दी जाती है। ही इज गिवन, उसे बुक दी जाती है। ही कोई काम नहीं कर रहा, कोई और आके इसे बुक दे रहा। और इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव। और ही इज इल, यहाँ तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी आ गया तो एक्टिव में ही रहे। ओके, इज इट क्लियर? कैसे पता करोगे कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? तो कल मैं बोलती हूँ रूपेंद्र, कल उन्हें बोलती हूँ कि वो प्रेपोजिशन वाली शीट करवाने की, तो ये तो समझ जाओगे ना। पहले तो मुझे रिस्पॉन्ड करो, सेंटेंस देख के अब तो समझना सीख जाओगे कि कहाँ का सेंटेंस एक्टिव है और कहाँ पैसिव है। अच्छा, एक बार मुझे बताना कि जो फिल अप द ब्लैंक्स है प्रेपोजिशन का, फिल अप द ब्लैंक्स है वो कौन से नंबर तक गया है, ताकि मैं इन्हें बोलूँ कल आधा बना के रखेंगे। और कौन से नंबर तक किया है? ग्रामर का सिलेबस हमारा ठीक जा रहा है, वो क्या अब आगे बढ़ाना है। ग्रामर इन द सेंस सारे मेजर टॉपिक जो टाइम ले रहा है वो हमने करीब करीब शुरू में ही कर लिया। समझ जाएंगे। नहीं, मुझे प्रेपोजिशन बताओ, प्रेपोजिशन का कौन से नंबर तक हम लोगों ने किया है। आगे का स्लाइड्स भी वो बना के रखेंगे। हाँ मैम, आप अच्छा 50 तक हो चुका है, गुड। फिल अप द ब्लैंक्स 50 तक हो चुका है। अब इनका कहना है महेश 50 हो गया है, और कोई बोल रहे 60 करवा दिया है। हाँ, द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा मैटर लुक किया जा रहा है। देखो यहाँ जो मैटर है इस बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया ना, सेंटेंस पैसिव चला गया। अच्छा, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो 50 तक हो गया है, 24 तक हुआ, देखो कुछ बोल रहे हैं 60 तक हो गया है। तो फिर मैं 100 वाला से शुरू करती हूँ, 101। चलो क्वेश्चन डाल दो। अब क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब, पहले सब्जेक्ट वर्ब का एक रेडी हो गया, उसको करके फिर आगे बढ़ाती हूँ एक्टिव पैसिव। मुझे कहाँ लिखना होगा, किस साइड लिखना होगा मुझे? कहीं भी स्क्रीन पे? तो मैं ऊपर लिखूंगी, ऊपर लिखना है ना? ऊपर लिखना होगा। चलो पहला का आंसर बताना। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट we we experience in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect. एरर बताना इसकी। भाई अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा है आपका कमेंट, जस्ट अ मिनट। मुझे इनके कमेंट भी देखने हैं कहीं भी, मुझे पता नहीं चल पाएगा। हाँ 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 बिल्कुल। उनको कमेंट उनको दिखेगा ना सब, मैं यहीं से करती हूँ ना। चलो
चलो बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ, पहला का आंसर। The internal and external environment we experience in our thoughts, feelings, and the world around us has an effect. Yes, very good. Have आ रहा है, have होगा, क्योंकि external अलग है, internal अलग है. Answer is C. The behavior of resident spiders, subject verb का है ये, towards pirate spiders and their own prey are quite different. हाँ, तो वी के साथ तो एक्सपीरियंस लगा है, ये तो सही है, वी प्लूरल है, उसके साथ एक्सपीरियंस लगाओगे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एरर सी में द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स टूवर्ड्स पायरेट स्पाइडर्स एंड देयर ओन प्रे आर। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोग बोल रहे हो आर क्वाइट डिफरेंट नहीं होगा, इज होगा, ये किसकी जगह इज लगा रहे हो? इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन है? आर क्वाइट डिफरेंट, आर की जगह इज होगा। यस यू आर राइट, लेकिन किसको देख के आपने लगाया? ऐसा थोड़ी है कि आप बोल दोगे और मैं मान जाऊंगी, और कुछ का तो आंसर नो एरर आ रहा है। जो मैं क्वेश्चन पूछते जा रही हूं, देर्स नहीं होगा, देर्स कहां से होगा? देर्स ओन प्रे। बिहेवियर, वेरी गुड चेतन, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बिहेवियर। बिहेवियर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। किसका बिहेवियर? स्पाइडर्स का। और ऑफ लगा है, ऑफ प्रेपोजिशन है। हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले है। बिहेवियर सिंगुलर है, आर की जगह इज। टिकल is one of the broadest and deepest subject in science. टिकल करना is गुदगुदी होना। Okay Anand, no issues. Get well soon and join from tomorrow. टिकल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, तो वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स होगा, सब्जेक्ट्स। द साइंट मैम वाला शीट क्या पूछना चाह रहे हैं भाई सुनील? कौन वाला शीट पूछ रहे हो? The scientists found that the leopards tend to hoist prey that are between half and 1.5 times its own weight. जब भी आंसर करो एक बार क्वेश्चन नंबर दो। नो एरर बोल रहे हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीवी फोर्थ का आंसर वर बोल रहे हैं। वर किसके लिए लगा रहे हो भाई? द साइंटिस्ट फाउंड दैट द लेपर्ड्स, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया लेपर्ड्स अपने प्रे को, अपने शिकार को, ओके, हॉइस्ट करना मतलब एकदम उड़ा के फेंक देते हैं। इतने वो ताकतवर होते हैं कि अपने 1.5 टाइम्स से भी ज़्यादा वेट वाले शिकार को हॉइस्ट करके उड़ा के फेंक देते हैं। जैसे फ्लैग को हॉइस्ट करते हो ना, तो वहाँ हॉइस्ट का मतलब तो झंडा फहराना हुआ, यहाँ तो घुमा के फेंकना। ये जो दैट लगा है, ये किसके लिए लगा है? ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के लिए। पहला वाला सब्जेक्ट प्रे है, प्रे शिकार, और सिंगुलर है तो दैट आर नहीं होगा, दैट इज। वो अपने प्रे, अपने शिकार के लिए बोल रहे हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री humans has existed side by side with bacteria and viruses.
ह्यूमंस, ह्यूमंस ह्यूमन बींग्स के लिए है, तो ह्यूमंस हैज नहीं होगा, ह्यूमंस हैव होगा। मैन who has risen by their own exertions are always respected। जो लोग अपने मेहनत से ऊपर उठे हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है। मैं अभी उनको बोल के अपलोड करवा दूंगी, पहले आप इसी पे वर्क करो ना। कुछ मत पूछो अभी, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये हु किसके लिए लगा है? हैव बीन एग्जिस्टिंग नहीं होगा, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मेन, MEN, मेन के लिए लगा है, और हैज नहीं होगा, हैव होगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज केयरलेसनेस वॉज दैट द गेम वॉज लॉस्ट। उसकी लापरवाही का परिणाम क्या हुआ कि हम गेम हार गए। और ये जो वॉज लगा है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लगा है, कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल है, उसके साथ वॉज नहीं होगा, वर होगा। कृष्णा मैम आपकी सारी क्लास ऑफलाइन करके, ये ऑफलाइन मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है मैम, बहुत अच्छा समझाते हो। माय गॉड, चलो भाई, पहली बार करने आ रहे हो कृष्णा, सारी क्लास ऑफलाइन करके, ऑफलाइन भी किया है। अभी तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ अन अकेडमी पे। अन अकेडमी पे देखो, यहाँ भी अच्छा पढ़ा रही हूँ, बट उन्होंने मुझे खुल के जम के आवाज़ दे दी है कि आपको जितना आवाज़ लेना है लीजिए। अलग बैच दे दिया है, वोकैब का अलग दे दिया है, प्रैक्टिस पेपर का अलग दे दिया है, ग्रामर का तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे ज़्यादा होगा ही। द गवर्नमेंट नीड टू अडॉप्ट अ मल्टी-ईयर एक्सपेंडिचर आउटलुक वाइल प्रिपेयरिंग द बजट। बजट को प्रिपेयर करते समय गवर्नमेंट को मल्टी ईयर एक्सपेंडिचर वाला नज़रिया रखना होगा। गवर्नमेंट सिंगुलर है ना, तो गवर्नमेंट के साथ नीड्स होगा, नीड्स, नीड नहीं होगा। मॉडर्न मेडिसिन्स has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। ये कहाँ थॉट्स 10 में कहाँ चले गए? मॉडर्न मशीन्स हैज़ नहीं होगा, हैव होगा। मेडिसिन्स की बात हो रही है, और गवर्नमेंट वाला में तो नीड्स है। आवर थॉट have a direct impact on our body and hence they crucially affect our emotional well-being। हाँ, क्या होगा? our thought होगा या thoughts होगा। हाँ, thought को कभी कभी हमारा, देखो आपका दिमाग क्या जा सकता है, आप तो ये भी बोलोगे ना मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं। मैंने लिखा है our thought, 90% केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलते हैं, बट कुछ केसेस ऐसा भी आता है जहां हमें वर्ब सही होता है, वहां सब्जेक्ट बदलना होता है। आवर थॉट हैव लिखा है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम थॉट को बदल देना है थॉट्स में, क्योंकि यहाँ हैव है। और कुछ का क्या नाम होगा कि मैम थॉट को थॉट रखते हैं और हैव को ही बदल देते हैं हैज़ में। दोनों में से कोई एक काम किया जा सकता है, बट आगे जाके देखो, आगे जाके इन्होंने लिखा है थॉट के बारे में, प्रोनाउन यूज किया। बी में देखो, दे अफेक्ट, दे किसके लिए है? दे ये थॉट्स के लिए है। इसका मतलब है इन्होंने थॉट्स को प्लूरल माना है, तो यहाँ पे थॉट्स कर दोगे और इसको हैव ही रखो। ओके, अगर इसको थॉट्स नहीं करते हो ना, तो आगे जाके इसको थॉट करके इसको हैव को हैज़ में बदलना होगा, और आगे जाके दे को इट में बदलना होगा। और हम दो जगह सुधार नहीं कर सकते, एक ही जगह थॉट्स रखो, इसको हैव रखो, और जो दे है उसको दे रखो। आ रहा है वसीम? मुझे पता था वसीम, जया, कुछ का आंसर ऐसा ही आएगा। अन अकेडमी पे ना मैं नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें तो PDF दिख रहा है वसीम आपका, उसमें तो PDFs रहते हैं ना, सारा PDF डाल देती हूँ, उसी में एक्स्ट्रा जो लिखना है वो लिख लिख के पढ़ाती हूँ।
अलग अलग एक्सपीरियंस लिया मैंने। करियर वेल टॉप रैंकर्स में अलग मेथड है, अन अकेडमी का अलग है, और बायजूस का तो बहुत ही अलग है। दिस पीपल आर वेरी हाई टेक। नेक्स्ट आओ। मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। किससे जुड़ा है? विथ से। विथ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन के पहले है। ठीक है, विथ है, विथ से पहले मिस्टर गुप्ता है, गुप्ता सिंगुलर है तो वर की जगह वॉज लगा दोगे। Yes, yes, the course is relevant for mains also. We are doing extensive study. A large consignment of books are, acha, sorry, 13th. The unique selling proposition of our products are that they are unbreakable. हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में यूनिक चीज़ क्या है कि वो अनब्रेकेबल है, टूटता है ही नहीं। यहाँ भी होगा प्रदीप, यहाँ भी होगा वो कैप। अब बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारा दो वर्ब लगा है, एक तो दे के साथ दे आर अनब्रेकेबल, तो वो जो आर है वो तो उसका सब्जेक्ट तो दे है। अब बताओ, जो प्रोडक्ट्स के बाद जो आर लगा है उसका सब्जेक्ट कौन है? उसका सब्जेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं मानोगे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग मेन सब्जेक्ट है तो आर नहीं होगा, इज होगा। यूनिक सेलिंग किसका? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स हमारा क्वालिफायर है, वर्ब लगाते समय क्वालिफायर नहीं देखना है, मेन सब्जेक्ट को देखना है। A large consignment of books are expected. बुक्स तो बहुत सारे हैं बट उनका ऑर्डर, उनका कंसाइनमेंट तो एक ही है, आर नहीं होगा, इज होगा। Those sort of people are always nice to you on your face. Those sort of people नहीं होगा, those sorts of people. Those sorts of people मतलब इस तरह के लोग। निधि सी बोल रही, दोज प्लूरल होता है ना, तो उसके बाद वाला भी डाउन प्लूरल करिए, दो सॉर्ट्स। जैसे दिस टाइप ऑफ पीपल और दीज टाइप्स ऑफ पीपल, यस सॉर्ट्स होगा, सॉर्ट्स। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सॉर्ट को सॉर्ट रखते हैं और दोस्त को डैट में बदल देंगे। अगर दैट में बदलोगे ना, दैट सॉर्ट ऑफ पीपल, तो आगे जाके आर को इस भी करना होगा। दो जगह सुधार नहीं होगा, सुधार एक ही जगह करना है। दिस दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर। 14th मैंने मिस कर दिया। ओके, टुडे पीपल इज इग्नोरेंट। आज अभी पीपल हमारे इग्नोरेंट, और पीपल तो प्लूरल है ना, इज नहीं होगा, आर होगा। पीपल आर इग्नोरेंट। ये भी सीडीएस है, इसमें दो क्वेश्चन बदला था, एक दो सॉर्ट वाला और इस बार का सीडीएस का पेपर है। इस बार का नहीं, इस बार का तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो अभी आई थिंक फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसका है। देर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस, और ऐसे ही एक प्री में भी आया था। अभी मैं अन अकेडमी पे 2018 का पेपर करवा रही हूँ, उसमें देख रही थी आप 18 का मैंने अभी 5, 7, 8, 10 पेपर करवा दिया है, पर पेपर वॉज वेरी इजी, और 10th का कंडीशनल वाला बहुत आया था। There are 100 of superstitions which survive in the various parts of the country. फोर्टींथ में रह गया था भाई, 14th करवा दिया है ना। टुडे पीपल आर इग्नोरेंट, आर की जगह इज होगा। गलत है, देर के साथ आर सही है, देर के साथ तो इज आर दोनों होगा। हजारों सुपरस्टिशंस अंधविश्वास है, 100 ऑफ नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ। 100 ऑफ पीपल नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ये तो बताया भी है। टू हंड्रेड्स पीपल, हजारों लोग, हजारों नहीं सर, बहुत सारे,
सैकड़ों लोग, 200 पीपल, और अब मैंने लिखा hundreds of पीपल। दोनों हंड्रेड्स में क्या डिफरेंस? टू हंड्रेड्स पीपल नहीं होगा, क्योंकि पीपल नाउन है, ठीक है, पीपल नाउन है। कितने पीपल? 200, और ये पूरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो यहाँ का 100 एडजेक्टिव का काम कर रहा था, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। बट यहाँ देखो, हजारों सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन, सॉरी, ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, या ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर नहीं बन, ये नाउन है। तो यहाँ का हंड्रेड्स नाउन है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इसमें एस होगा। बट यहाँ का हंड्रेड्स एडजेक्टिव है, उसमें एस नहीं होगा। ओके, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल। I am not receiving your answers late, Divi. I am receiving your answers, but you are a bit fast. The burglar, chor, stole all the money in the house, but surprisingly missed the jewelries in the locker. सेकेंड वाला में जया प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनता है। ज्वेलरीज वर्ड नहीं होता है ना, ज्वेलरी, सीनरी, सब में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते। देयर इज नो सच वर्ड लाइक ज्वेलरीज। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट मैन अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ continually to his art. नो मैन कैन बिकम, ही अप्लाई नहीं होगा, ही अप्लाइज। ही सिंगुलर होता है, उसके साथ अप्लाई नहीं होगा, अप्लाइज होगा। It has been shown that very high doses of vitamin C actually causes cancer cells to grow. पहले तो मुझे बताओ, ये 18th का आंसर नो एरर है। कहाँ से 18 नो एरर हो गया भाई? बहुत सारे बच्चे नो एरर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। हाँ, चेतन, शिवानगी, सब नो एरर नहीं, ही के साथ सिंगुलर होगा, अप्लाइज। कॉजेस किसके लिए लगा है? विटामिन सी के लिए नहीं, विटामिन सी का हाई डोजेस, डोजेस प्लूरल है। फास्ट बोलोगे तो मैं तो और फास्ट कर दूंगी। cause very high doses of vitamin C cause cancer cells. It has been said that history is the essence of, ये भी हमारा CDS का ही है, innumerable, innumerable मतलब अनगिनत, बायोग्राफी। 20 का आंसर बताना। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है 20। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी कॉजेज वेरी, तो वो तो डेफिशिएंसी के लिए है ना वसीम, यहाँ पे हाई डोजेस के लिए। यस, चेतन ने सही आंसर दिया। आर के मार्को और दिवी भी बोल रहे हैं नो एरर, बट एरर है इनन्यूमरेबल। 19 का तो बता दिया है, हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? हाई डोजेस, प्लूरल होगा, कॉज होगा। दिवी हैज नाउ गिवन द करेक्ट आंसर। इट हैज बीन सेड इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल मतलब अनगिनत। बायोग्राफीज होगा, बायोग्राफीज, आर नहीं होगा भाई। अच्छा, एक मिनट, देखो जया, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला वाला पार्ट देखो, हैज लगा है, ये हैज किसके लिए लगा है? इट के लिए। फिर बी पार्ट में इज लगा है, ये इज किसके लिए लगा है? हिस्ट्री के लिए लगा है, हिस्ट्री इज, ठीक है, वहां पे कुछ नाउन की गड़बड़ी है। इनन्यूमरेबल बायोग्राफीज। भाई इतना ही करके छोड़ दिया है क्या?
इन्होंने किया ही नहीं है भाई, आधा करके छोड़ दिया है। इसमें करीब 60 क्वेश्चन है और सिर्फ 15 किया हुआ है इन्होंने। दे आर लेथार्जिक, लेकरडाइसिकल, इंडोलेंट। कहाँ है? आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्होंने बनाया ही नहीं है। थॉट कि मैं पहले एक लेवल 1 कर लूँ, देन आई विल ब्रिंग लेवल 2। कितना किया था? सिर्फ 15 किया है? हाँ, है 15 के आगे। अच्छा दिखा ना, तो मैं तो कर रही थी, आगे आगे बढ़ा रही थी। हाँ तो फिर मुझे आपको बुलाना था ना। देखो अभी आगे आगे करो। मैं कहाँ जा रही थी? उल्टा जा रही थी क्या? हम्म। यहाँ भाग रही थी ना। हाँ 20 तक किया। हाँ 20 और भी क्वेश्चन है इसमें 20 तक। नहीं नहीं, माय गॉड। अभी देखो, वही तो मुझे लगा कि इसमें तो। हाँ नहीं 20 तक करवा दिया मैं। हाँ मैं बहुत फास्ट और फ्यूरियस हूँ, स्पीड में हूँ। तब तक मैं, हाँ 20 तक हो गया है। यस 20 का। नहीं तो अब क्या करना है ना कि इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला मटेरियल अपलोड करके दे देना है बच्चों। ठीक है, हटाओगे क्यों? फिर भी आपके पास सेव रहेगा ना। हाँ चलो नहीं अभी और पढ़ाना है। हाँ उस समय लग रहा है आप मिस कर गए हो, दिखा नहीं है आप। देखो सब आपको आलसी बोल रहे हैं। देखते जाओ, सिनोनिम एंटोनिम याद कर रहे हैं सब। इनर्ट, पैसिव। होता क्या है ना कि अगर एक बार में नहीं खत्म होना तो फिर आप ही को बार बार करते रहना है। फिर वहाँ आप सेट करोगे, फिर और आगे क्या करो? यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, मुझे यहीं पे दिखे। ओके हम्म। कौन सा क्वेश्चन दिया है आपने? 21 है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वाला 21? चलो 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। 21 क्वेश्चन ये फिर आपको अपलोड हो जाएगा। ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू चेन्नई। चलो इसका आंसर बताओ। हम्म। ग्रैंडफादर अलोंग विद से जुड़ा है। अलोंग विद में किसको देखना है? पहला वाला सब्जेक्ट ग्रैंडफादर सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, हैज होगा। अगर अलोंग विद की जगह एंड से जुड़ा होता तब आप हैव लगाते। 50 years has passed since man ventured into outer space। 50 years has नहीं होगा, have होगा। 85,000 rupees is a large sum।
85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम। 23rd का बताना। 85,000 रुपीज की एक मुश्त राशि, एक सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी। 23rd का आंसर देना है। यस, 23rd इज नो एरर। 85,000 रुपीज मिल के एक आर नहीं होगा निधि, हमने किया है इसको क्लास में। 20,000 रुपीज मिल के एक अमाउंट बना रहा है। नो एरर, नो एरर। As a person who believes that honesty is the best policy, I feel that politics are not my cup of tea. ये भी किया है, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स सिंगुलर भी होता है, पॉलिटिक्स प्लूरल भी होता है। यहाँ पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में है, तो पॉलिटिक्स आर नहीं होगा, पॉलिटिक्स इज। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलना चाह रहे हैं आकाश? मैम वीडियोस का नेम टॉपिक वाइज अगर सेट हो जाए, टॉपिक वाइज सेट तो है ही ना, वीडियोस का नाम। अच्छा मैं समझ गई, टॉपिक वाइज सेट हो जाए तो आपको लगेगा फिर बाद में आप व्यू करोगे। चलो मैं उसको बाद में देखती हूँ। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज में पहला देखोगे, पहला टीचर है, इज लगा दोगे, सॉरी हैव नहीं होगा, हैज होगा। 26 वाला, outside the rain beats down in floods and the sea gives forth and sound like an alarm bells. – 26 का आंसर बताना। बन गया पूरा? पूरा कर दिया? एन अलार्म बेल्स नहीं होगा, एन लगा है ना, एन सिंगुलर के लिए होता है, तो बेल्स ना होके बेल, बेल होगा, एन अलार्म बेल। अलार्म बेल के साउंड, साउंड्स नहीं होगा भाई, वो साउंड जो है ना चेतन, वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है। साउंड आवाज नाउन है। बहुत छोटा सा एरर था बट वेरी ब्यूटीफुल एरर। लाइक एन अलार्म बेल, BELL। चलो सेट कर दो। Suddenly they saw a car coming at a breakneck speed and old men were crossing the road at the zebra crossing. Suddenly they saw a car coming at a breakneck speed and old men were नहीं होगा, was होगा, was. The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. ये जो was लगा है ना C वाले पार्ट में, वो consequences के लिए लगा है, और consequences plural है, उसके लिए was नहीं होगा, were होगा। A few tiles on Skylab were the only equipments. वो equipments में गलती से apostrophe आ गया है, ठीक है, उसको apostrophe हटा देना। अब वहीं पे एरर है, ठीक है। इक्विपमेंट्स में इक्विपमेंट्स का प्लूरल होता है, उन्होंने गलती से ना सही कर दिया है, गलती से सही कर दिया। ये एरर क्या होना चाहिए? फ्यू स्काई वर द ओनली, ये वर सही है, ये टाइल्स के लिए लिखा गया। आपको क्या करना है ना, जो वो इक्विपमेंट्स में एस लगा है उसको हटा देना है, हटा देना। इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, उस इक्विपमेंट्स का एस हटा दीजिए, इक्विपमेंट होता है, ये तो किया भी हमने। The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices.
एक हमारा वर्ब लगा है इज सुटेबल, इस बुक के लिए लगा है, सही है। फिर दूसरा देखो इट सिंगुलर है, उसके लिए कंटेंट्स लगा है, ये भी सही है। बट एडवाइसेस का एडवाइसेस वर्ड नहीं होता, इट शुड बी एडवाइस। इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। 4 घंटों का एक सफर। चलो आंसर बताओ, थोड़ा स्पीड में बताना है। 4 घंटों की एक जर्नी, 4 hours नहीं होगा, 4 hour ड्राइव, ठीक है, क्योंकि 4 hours एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। neither of the sorry, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, यहाँ पुलिस रिपोर्ट्स सब्जेक्ट है, पुलिस का रिपोर्ट क्लेम करता है कि अ सब्सटैंशियल सीजर मतलब जब्त ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months। क्लेम्स नहीं होगा, किसका आंसर है? दिव्य, क्लेम्स नहीं होगा, सही है। पुलिस रिपोर्ट्स पूरा नाउन है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होगा, पुलिस रिपोर्ट्स। पुलिस ने बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए हैं। ये तो पढ़ाया हुआ है 4 hours ड्राइव। यहाँ ड्राइव का मतलब सफर, जर्नी ड्राइव नाउन है, कैसा? 4 घंटा, आवर एडजेक्टिव है। ये जो पुलिस रिपोर्ट्स हमारा पूरा सब्जेक्ट है, पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस ने बहुत जितने भी रिपोर्ट्स बनाए हैं वो क्लेम कर रहा है, वो सही है। आंसर हैव नहीं होगा, हैज होगा, वेरी गुड। सब्सटैंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव मेड, यहाँ पे जब्त, सीजर का मतलब है जब्त, जो कोकीन जब्त हुआ, और जब्त सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, हैज। नीदर ऑफ द 2 children said their prayers before going to bed। नीदर सिंगुलर होता है, नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लगा है, सेड देयर प्रेयर नहीं होगा, हिज प्रेयर। नीदर नाउन प्लूरल लेता है, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेजर्स आर इनडिस्पेंसिबल टूल्स, लेजर्स बहुत जरूरी है। अ डेलिकेट आइज सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी। सर्जरी नाउन है, कैसा सर्जरी? डेलिकेट आइज, और यहाँ आइज एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। होगा प्रदीप, बिल्कुल वो भी होगा, पहले मुझे इसको खत्म तो कर लेने दो। आई सर्जरी, हाँ। द 35 बताना, 35 का क्या आंसर? थर्टी फाइव का आंसर आर, द इंक्रीज इन कंजम्पशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नो एरर है, नो एरर, नो एरर की भी प्रैक्टिस डालनी है, नो एरर है। इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज मेन सब्जेक्ट है, किसमें? कंजम्पशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है, नो एरर है। माई फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। चलिए नेक्स्ट वाला। यहाँ का एड्रेस क्या है? परमानंद, और क्या है एग्जैक्ट? रेड लाइट। कैब बुक करनी है। एक बार बुलाना किसी। 37 तो रिपीट हो गया,
द गवर्नमेंट नीड टू अडॉप्ट, ये यहाँ का परमानेंट एड्रेस क्या है? हाँ, परमानेंट कॉलोनी और क्या है? वो तो मुझे भी पता है, अगर कैब वाले को आना है, ओला को लाना है तो कुछ होगा ना। हाँ, सुरेश हैव नेवर एनकरेज्ड, सुरेश हैव नहीं होगा, सुरेश हैज। मैन हु हैज रिजन नहीं होगा, मैन हु हैव। You should not be worried anymore now, as there are only another 2 kilometers to walk. There are another 2 kilometers. Another कैसा वर्ड है? Another सिंगुलर है कि प्लूरल है? There is another 2 kilometers. हाँ, वो मैं रेड लाइट वाला बोलूंगी ना तो वो तो वहां चला जाएगा। There are only another 2 kilometers. नहीं, 2 किलोमीटर्स में मीटर सही है, 2 के साथ किलोमीटर्स तो आएगा ही, 2 8। हाँ, 2 के बाद प्लूरल आएगा ना, तो सही है, बताओ जल्दी से। ये एड्रेस है। नो एरर है, ये नो एरर है, एकदम नो एरर है। देर आर अनदर 2 किलोमीटर्स, आपने 2 किलोमीटर्स के लिए लगाया ना, नो एरर है। 41 का आ जाओ। द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ मिस्टर शर्मा। वर्क्स मतलब रचनाएं। द फॉलोइंग इज नहीं होगा, द फॉलोइंग आर द वर्क्स। ये निम्नलिखित रचनाएं हैं, वर्क्स है मिस्टर शर्मा का, आर होगा। चलो इसका आगे बढ़ाइए। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड ऑनेस्ट आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। प्रेस्टिजियस मतलब वो सम्मानजनक। द रिच मतलब दुनिया के सारे अमीर। आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, तो ऑनेस्ट, अगर अकेला ऑनेस्ट होता ना, द रिच हमारा क्या है? द रिच नाउन है और एंड से जुड़ा है, सबसे वफादार टॉपिक कंजंक्शन है, तो ऑनेस्ट नहीं होगा। ऑनेस्ट का मतलब तो एक ऑनेस्ट हो गया, द ऑनेस्ट होगा। द ऑनेस्ट आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर।
वेरी गुड, अलीबा ने सही आंसर दिया, द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया ना, उसको द लगाओगे तभी तो आर बनेगा। Since Vijay as well as his friends are going to watch a movie, we cannot meet him tomorrow. Since Vijay as well as his friends, as well as से जुड़ा है, विजय को देखना है, आर नहीं होगा, इज होगा। Only 1/3 of the students has come नहीं होगा, have come. Much support are required नहीं होगा, much support is required. Much uncountable होता है ना, उसके साथ आर नहीं होगा, is होगा। You must be aware of the fact that many a problem, आपको मैंने a many और many a बताया है, a many के साथ plural और many a के साथ singular। many a problem have नहीं होगा, has होगा। I invited all residents of this apartment, but to my regret, very few has come नहीं होगा, very few have। few plural होता है, कुछ ही लोग आए, have come। No work, 48, no work has been done yet, and perhaps you are not mindful of the fact that we have to finish it by tomorrow। No work, work singular and uncountable है। No work has been done होगा, सही है। you के साथ आर लगा, ये भी सही है। of the fact that we have to, we के साथ have लगा, ये भी सही है। 48 is no error। 49, the staff of this organization are well trained and extremely experienced, so you can count on them। एक staff। आप सोचोगे ना कि मैम स्टाफ तो सिंगुलर है, तो आर को इस करोगे, बट आगे जाके देखो, सो यू कैन काउंट ऑन का मतलब है उस पर भरोसा कर सकते हो। देम लगा है स्टाफ के लिए, इसका मतलब है इन्होंने देम को प्लूरल माना है। नो एरर है। 49 भी नो एरर है। हाँ हो गया, बस क्लास है इसमें, बस खत्म कर लेती हूँ। द सीजर्स दैट यू हैव बॉट फ्रॉम हिज शॉप इज अनडाउटेडली वेरी कॉस्टली। सीजर्स प्लूरल होता है ना, तो इज नहीं होगा, सीजर्स की जगह आर होगा, आर। अ पेयर ऑफ सीजर्स होता तो इज लगता। चलो अब खत्म हो गया, अब कल मिलते हैं, कल वॉइस शुरू करूंगी। ओके चलो, लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी।